हेलो 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 हेलो। तो आज है तीसरा दिन, है ना। मैंने यार वादा किया अपने आप से कि यार ये 75 दिन ना मुझे ये सीरीज को ब्रेक करना है और ना मेरे से कनेक्टेड स्टूडेंट को मैं ब्रेक करने दूंगा, है ना। और ये वादा देखते हैं मैं निभा पाता हूँ कि नहीं। वैसे मैं कोशिश यही है मेरी 99%, ये वादा मैं जरूर निभाऊंगा, है ना। और जब मैं वादा स्टूडेंट से करता हूँ तो यार थोड़ा बहुत निभाने की कोशिश जरूर करता हूँ, है ना। क्योंकि वहाँ पे लॉसेस जो हैं वो बहुत बड़े हैं, उन लॉसेस को मैं बेयर नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज जो तीसरा दिन है, इस तीसरे दिन में फिर से वही नीट और जेई या सीयूईटी जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट समझो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको फ्रेम करने की कोशिश करो। फिजिक्स वो फ्रेम आपसे मांगता है, वो एनालिसिस आपसे मांगता है, तो यार उस फ्रेम को आप समझो और मेहनत करो। 75 दिन अगर मैं आपको दे रहा हूं, आप भी मुझे वो 75 दिन की रिवर्ट में मल्टीप्लाई कर दो भैया 2। यानी अगर मैं आपके लिए एक दिन मेहनत करूंगा तो आप 2 दिन मेहनत करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखेंगे कि आप में क्या चेंजेस आते हैं, यानी दुर्लभ चेंज आने वाले हैं। आप खुद फील करोगे कि यार ये क्या हो गया, ये मैं नहीं था, मैं बदल गया हूं, अब मेरे सोचने का दायरा जो है वो बदल चुका है ना। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज के लेक्चर को समझते हैं कि आज की ये लेक्चर कहां पे कैसे चलने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि यार आज का जो लेक्चर है वो पहली बात तो एक टॉपिक, एक नया टॉपिक, यानी फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नया टॉपिक आपके सामने है, मोशन। यहां से भी आपके 4 नंबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हां ये कई बार मुझे देखने को मिलता है कि जो मोशन से आने वाला क्वेश्चन है वो किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन से आ सकता है। लाइक वो मोशन इन 1D से आ सकता है, वो रिलेटिव मोशन से कई बार आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से आ जाता है, वेक्टर का यूज करके आ जाता है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आज का लेक्चर जो मैंने किया उस लेक्चर से ही क्वेश्चन बन जाएगा, नो। हां, इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि 2D आप समझ ही तभी सकते हैं जब 1D बहुत अच्छे समझते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन आप बहुत अच्छे समझते हैं, आप बिलीव करो 2D समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। यहीं पे इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द हम ये सीखेंगे भैया, मोशन और रेस्ट होता क्या है, यानी कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, कब हम उसको रेस्ट पे कहेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जो आपको सेटिस्फाई करे कि यस ठीक है यार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो गया। स्पीड और वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, क्लियर। इसके अलावा एक्सेलरेशन इन कराएंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये कंक्लूडेड सा डे है, इसको देखें। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि हर चैप्टर को 2 लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे, हर लेक्चर को, हर टॉपिक को 2 लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब मोशन इन 1D 2 लेक्चर में, 2 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। तो यार शुरू करते हैं। और सबसे पहले मोशन और रेस्ट, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, मोशन का मतलब है इफ देयर इज द चेंज इन पोजीशन, इफ देयर इज द चेंज इन पोजीशन, change in position occur, if there is the change in position occur with respect to time and frame of reference, आप उसे मोशन में कहते हैं। यानी अगर पोजीशन बदलती हुई नजर आए, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बदलती दिखाई दे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर आप उसको इस फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं, इस कार्टेशियन फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं, और जो आप जिस पोजीशन से आप उसे स्टडी कर रहे हैं दैट इज 0,0, और एक पार्टिकल है जो कहां पे है, x1, y1 पर, और वो ट्रेवल करते हुए कहीं और पहुंच गया। द न्यू पोजीशन इज x2, y2, यानी आपको पता है कोऑर्डिनेट उसके बदल गए इस कार्टेशियन सिस्टम में।
t इज इक्वल टू 0 पे वो कहां पे था, x1 y1 पे, और t इज इक्वल टू t पे वो कहां पे पहुंच गया, x2 y2 पे। यानी पोजीशन बदल गया। क्या बदल गया? पोजीशन बदल गई, टाइम भी बदल गया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन बदल रही है। तो इस केस को हम क्या नाम दे देंगे? इस केस को हम मोशन नाम दे देते हैं। क्लियर? तो मोशन क्या है? कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इस रूम की बात करूं, इस रूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, चेयर है, मान लेते हैं मैं मूव कर रहा हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे रिस्पेक्ट में वो सभी मोशन में हैं? उनके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में मैं मेरी पोजीशन को बदल रहा हूं, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में वो पोजीशन बदल रहे हैं। तो आपको पता है कि रेस्ट में ऑब्जेक्ट को भी मोशन में कहा जा सकता है यदि एक ऐसा फ्रेम उसे स्टडी करे जो ऑलरेडी मोशन में हो। क्लियर है? तो मोशन क्या होता है शायद आपको बड़ी आसानी से समझ गया होगा। ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा तो भैया ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? रेस्ट की। तो क्या होता है बच्चा रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन occur with respect to time and observer. Observer को हम frame of reference कह सकते हैं। That's frame of reference कह सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम रेस्ट पे कहते हैं। जैसे ये एक कार्टेशियन सेक्शन प्लेन या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन है x1 y1, t इज इक्वल टू 0 पे भी वो यही है और t इज इक्वल टू t पे भी वो यही है। मतलब टाइम लगातार बदल रहा है लेकिन वो ऑब्जर्वर और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेस्ट पे कहेंगे। तो भैया रेस्ट और मोशन क्या होता है, ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी, है ना? तो ज्यादा समय यहां पे व्यतीत नहीं करने वाला हूं मैं यहां पे। ठीक है? दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। क्लियर? तो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पता चल गया। उसके बाद ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप इसे 1D भी नाम दे रहे हो। ठीक है, इसे आप 1D भी नाम दे रहे हो। तो सबसे पहले तो आपने ये रिस्ट्रिक्शन रखना है कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है आपसे बार बार। मतलब इस चैप्टर में आपको कंक्लूड करके दे दिया गया है कि चलना सीधे रास्ते पे है यार, सीधे रास्ते पे है, रास्ते पे है। मतलब चलना सीधे रास्ते पे है, ये ऑलरेडी तय कर दिया गया है। क्या मतलब? ऑलरेडी इस चैप्टर ने आपको बोल दिया, पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि चलना सीधे रास्ते पे है। ठीक है? क्लियर? तो चलो एक काम करते हैं, बना लेते हैं एक सीधा सा रास्ता। तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया मैंने। पहले पार्टिकल कहां था? यहां पे, दैट इज 0,0, और वो ऐसे चलते हुए यहां पे इस रास्ते पे जा रहा है। एक पर्सन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वो यहां पहुंचता है। द कोऑर्डिनेट इज x, 0। क्लियर? यानी y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? यानी पहले उसकी पोजीशन 0,0, यानी t इज इक्वल टू 0 पे वो कहां पे था? 0,0, और t इज इक्वल टू t पे वो कहां पे है? ठीक है? तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक बदले, यानी केवल इसका जो x कोऑर्डिनेट था वो 0 से x हो गया, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट अभी भी 0 का 0 ही रहा, यानी y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं, y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं, लेकिन x कोऑर्डिनेट बदल के 0 से x हो गया। ठीक है? अगर एक कोऑर्डिनेट बदलाव होता है तो कोऑर्डिनेट अगर एक बदलता है तो उसे हम 1D कहते हैं। ठीक है? 1D कहते हैं। प्लीज पहले तो आपने यह तय करना पड़ेगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या चिल्ला के ये चैप्टर कह रहा है भाइयों? क्या कह रहा है? कि चलना सीधे रास्ते पे है।
और कोऑर्डिनेट एक बदलना चाहिए। अगर कार्टेशियन सेक्शन प्लेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम 1D कहेंगे। अगर दोनों दो कोऑर्डिनेट बदलने लग जाएं, यानी x1 बदल के x2 हो जाए और y1 बदल के y2 हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहने लग जाते हैं। और अगर x1 बदल के x2 हो जाए और y1 बदल के y2 हो जाए और z1 बदल के z2 हो जाए, तो तीनों कोऑर्डिनेट बदलने लग गए। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट बदलने लग गए तो उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन कहने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें 2D और 3D की कोई चर्चा नहीं करनी है। जब वो वाला चैप्टर आएगा तो हम उस वाले चैप्टर में सारी बातें करेंगे। हमें किसकी बात करनी है, दैट्स 1D। तो इसका मतलब केवल एक कोऑर्डिनेट में बदलाव। हाँ, आपको सर केवल x में बदलाव करना है? नहीं नहीं भैया, पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो ये, अगर आपको पता है पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है तो इसे भी 1D कहा जाता है। क्लियर? बस कोऑर्डिनेट केवल एक बदलना चाहिए, या तो x कोऑर्डिनेट बदलना चाहिए या तो y या फिर z। ठीक है, अब मैं ये तय कर चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन में चलना है। अब स्ट्रेट लाइन में चलते हुए ऑब्जेक्ट के दो चीजें, दो टर्म ऐसे हैं, मोशन के दो वर्ड ऐसे हैं जिन वर्ड्स के बारे में ज्ञान कलेक्ट करना। तो ज्ञान तो आप लोगों को 9वीं कक्षा से स्टार्ट हो जाता है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस का मतलब है सिंपल टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ मतलब रास्ते की लंबाई। क्या कहते हो, क्या कहते हो? रास्ते की जो लंबाई है ना, है ना, अगर मैं ऐसे टेढ़े टेढ़े सांप जैसा चलूं तो रास्ते की जो लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पोजीशन। दो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है वो, यानी पूरे रास्ते की लंबाई। अरे समझे कि नहीं? अगर मैं रास्ते की लंबाई की बात करता हूं तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात करता हूं, अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा बेटा? जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, है ना? क्लियर? तो अगर मैं यहां से लेके यहां से गया, यहां से ए से लेके बी तक गया, तो रास्ते की लंबाई कितनी है, यानी पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ कितना है, तो आपने आंसर दिया x। और अगर पूछा जाए शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना है, तब भी आप आंसर क्या दोगे, x। अरे 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 अरे, क्या समझ आया, क्या समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है, यानी जो रास्ते की लंबाई है, वो कभी कभी स्ट्रेट, अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि ये चैप्टर में ऑलरेडी बता रहा है, बार बार क्या बता रहा है आपको कि सर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा तो, अरे भैया मैं टेढ़े मेढ़े की बात करनी नहीं, चैप्टर ने पहले से ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, सीधे रास्ते की बात करो। अभी हम सीधे रास्ते की बात करेंगे केवल। तो रास्ते की लंबाई भी x कितनी है और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी कितनी है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ, अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना है तो ए से बी तक पहुंचने के लिए मैं ये रास्ता भी फॉलो कर सकता था, मैं ये रास्ता भी फॉलो कर सकता था। तो मुझे बताओ ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं? बताओ बताओ जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो ना बचवा। ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं? आपको अगर सर इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, तो रास्तों की लंबाइयां हो सकती हैं, इनफाइनाइट लंबाइयां हो सकती हैं, है ना? इस रास्ते की लंबाई कुछ और है, इस रास्ते की लंबाई कुछ और है, इस रास्ते की लंबाई कुछ और है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात करी जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की केवल एक और एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब रास्ता कवर करना है, तो रास्ता कवर करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसकी केवल एक वैल्यू होती है, लेकिन इसका डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस।
यानी x मीटर टुवर्ड्स, दिस इज सिंपल x मीटर, बट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय x मीटर टुवर्ड्स x डायरेक्शन। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात और पता चली। क्या पता चला? डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझे? ये पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या समझ आया? दूसरा समझ आया कि जो डिस्टेंस है वो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। कभी कभी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, लेकिन बिलीव करो बेटा, कंपैरिजन कभी भी ऐसा नहीं करोगे। कंपैरिजन हमेशा कैसा करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर कंपैरिजन करना है तो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन कर सकते हो, है ना? आपको अगर सर मैग्नीट्यूड से क्यों कंपेयर कर सकते हो? अरे भैया डायरेक्शन का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। अब डायरेक्शन का कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक में डायरेक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। अच्छा, एक बात और बताएं तुमको, अगर पार्टिकल ऐसे सीधे जा रहा है, ये पीले वाला रेखा देखो, ये ऐसे सीधे जा रहा है और लौटने लग गया, यानी ए से बी तक गया और बी से सी तक आया, यानी ए से बी तक जाना और बी से सी तक जाना। ठीक है, क्लियर? ए से बी तक जाना। आपको पता है कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं, वो ए टू बी लिखी हैं, डायरेक्ट सिंपल ए टू बी लिखी हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तब उसके लिए मैंने, लेकिन ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक जाना, रास्ते की लंबाई तो ऐड होती जाएगी ना। तो आप मुझे बताओ तीसरा पॉइंट हमें क्या देखने को मिलेगा? तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि भैया ए से बी गए, बी से सी गए, तो अब डिस्प्लेसमेंट तो ए से सी तक काउंट किया जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी काउंट की जाएगी? डिस्टेंस ए से बी प्लस बी से सी काउंट की जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल ए से सी काउंट किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? शॉर्टेज ए से लेकर सी तक शॉर्टेस्ट लाइन तो यही है ना, ग्रेटर देन हो सकता है। और पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखना चाहोगे? आपको पता है कि अगर ये चलते चलते ऐसे गया और वापस लौट आया बिल्कुल वहीं पर, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कांट। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल ऐसे गया वापस लौटा, लेकिन रास्ते की लंबाई तो हमेशा ऐड होती रहेगी ना यार। रास्ते की जो लंबाई है वो तो लगातार ऐड होती रहेगी। तो ये भी पॉइंट आप ले लो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया और ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सेस पे चलने लग गया। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सेस पे चलने लग जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन डिफाइन करते समय मुझे वहां पे नेगेटिव एक्स एक्सेस लिखना पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्लियर? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में जो मेजर सी बातें थी, भैया हमें जल्दी जल्दी ऐसे थोड़ा कंप्लीट करना है, तो मेजर से जो डिस्कशन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। क्लियर है? वैसे तो आप लोगों को भगवान की दया से बहुत सारी बातें आती हैं, और थोड़ा बहुत हमसे अगर ज्ञान ले लोगे, हमसे बातें सीख जाओगे, तो 4 चांद लग जाएंगे, है ना? क्यों? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किसकी बातें करेंगे? स्पीड और वेलोसिटी की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे बेटा? स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी की बातें करेंगे। क्लियर? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बातें करेंगे। अब स्पीड को समझते हैं। स्पीड क्या है? सिंपल, स्पीड को पहले समझो। स्पीड का मतलब कितना डिस्टेंस
कितने समय में तय हो रही है। ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती, ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है, स्पीड कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यानी आप इसको अंग्रेजी वाले बच्चे क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की मीटर पर सेकेंड। यानी कितना रास्ता आप कितने समय में तय कर रहे हो, इससे उसकी स्पीड का पता चलता है। क्या पता चलता है? स्पीड का पता चलता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस आप कितने समय में तय, डिस्टेंस। और वेलोसिटी क्या होता है? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बतावा, है ना। क्या बतावागा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितने समय में तय कर रहे हो, कितने समय में तय कर रहे हो वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, क्लियर। यानी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्लियर। यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मींस मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इतनी सी बात है। कितना डिस्टेंस आप कितने समय में तय कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप? 2 मीटर। और यहीं पे मैं लिखूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे आपको पता 2 मीटर आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो 1 सेकेंड में। तो इफ स्पीड एंड वेलोसिटी को आप ऐसे डिफरेंशिएट कर लिया करो। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता चुका हूं, तो कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अगर रास्ता सीधा है, आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो, जब तक आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। तो आपको पता है सेम समय में सेम डिस्प्लेसमेंट सेम, तो आपको पता है पहला पॉइंट क्या लिखना चाहोगे? स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी के जो है वो बराबर हो सकती है ना। समझे? क्लियर। लेकिन आपको पता है इसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करें, इसमें लिखोगे एक्स एक्सिस, इसमें डायरेक्शन को भी लिखोगे साथ साथ में। ठीक है, मतलब आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी बेटा, जल्दी से बताओ। वेक्टर क्वांटिटी है। और ये किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर, मतलब इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब आपको पता है कि हम कंपैरिजन यानी स्पीड और वेलोसिटी में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है तो उसके मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन किया जा सकता है, डायरेक्शन को तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अरे डायरेक्शन कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया डायरेक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो स्पीड कैन बी इक्वल टू, बट कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्टेंस कभी कभी ज्यादा होता है उसी समय में, अगर समय सेम है तो आपको पता है उसी समय में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे पार्टिकल यहां से यहां गया और वापस आया, तो यहां से यहां तक गया और वापस आया, तो टाइम तो दोनों बराबर लग गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक काउंट किया जाएगा और डिस्टेंस ए से बी एंड बी से सी काउंट किया जाएगा। इसका मतलब कभी कभी जो स्पीड है वो ग्रेटर देन ऑफ वेलोसिटी हो सकती है। मैंने बोला कंपैरिजन मैग्नीट्यूड का ही किया जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। आपको पता है वेलोसिटी कभी कभी जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी भैया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। एक पार्टिकल अगर लौट के वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू किया था उसने, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसका मतलब, लेकिन स्पीड नेवर बी जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा
ठीक है, और क्या बातें करना चाहते हो, और बातें कर लो भैया। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन स्पीड के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव साइंस शो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आप देख पा रहे हो कि अगर बाई चांस एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा था और लौटते समय वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया, इसका मतलब वेलोसिटी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होने लग गई, लेकिन स्पीड के लिए डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब वहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में इतनी सी बातें अगर आप जानते हो तो बहुत है। इतनी बातें तो बहुत है भैया, इतनी बातें बहुत है। क्लियर? इसके अलावा ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि काम करो, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से यहां तक जाता है, कितना दूरी तय करता है? बताओ जल्दी बोलो। यहां से यहां तक जाता है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे अगर जाता है तो देखो यहां से यहां तक उस कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक्स मीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितने टाइम में कवर करता है? टी टाइम में कवर करता है। तो हमने तुमसे पूछा कि स्पीड निकालो, तो स्पीड निकालने के लिए सिंपल एक्स अपॉन टी मीटर पर सेकंड कर दिए आप। और अगर मैं वहीं पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो वेलोसिटी के लिए आपने सिंपल एक्स अपॉन टी मीटर पर सेकंड और यहां पे सिंपल एक्स एक्सिस और लिख दिया, मतलब डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन और कर दिया। ठीक है, क्या समझे? बताओ क्या समझे? क्या समझा बच्चा? बताओ क्या समझे? कि एक ऑब्जेक्ट है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके वो एक्स तक जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स है। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो डिस्टेंस भी एक्स है और डिस्प्लेसमेंट भी टी एक्स है। तो यहां पे स्पीड, तो आपको पता है यहां पे सिंगल इंटरवल इन्फॉर्म्ड है। क्या है? सिंगल इंटरवल, सिंगल इंटरवल इन्फॉर्म्ड है। अगर इंफॉर्मेशन मल्टीपल इंटरवल की हो, है ना, अगर इंफॉर्मेशन मल्टीपल इंटरवल की हो, जैसे कैसे देखो, ये पहले ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, x1 डिस्टेंस कवर की t1 टाइम में, फिर यहां तक गया x2 डिस्टेंस कवर की t2 टाइम में, फिर वो यहां तक गया x3 डिस्टेंस की t3 टाइम में, ऐसे वो चलता गया। ठीक है, तो इस केस में आप पर्टिकुलर इंटरवल की बात करोगे तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी निकालोगे, लेकिन कंबाइंडली बात करोगे तो उस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3 एंड सो ऑन। क्लियर? आप इससे एवरेज स्पीड निकाल सकते थे। अब इंफॉर्मेशन के तहत अगर एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता जाए तो एवरेज स्पीड जो है वही एवरेज वेलोसिटी भी है, भले ही नामकरण बदल जाएगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नामकरण बदल जाएगा, बट आपको पता है मैग्नीट्यूड में आंसर तो सेम आएंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता जाए, बिल्कुल सीधी, क्योंकि चैप्टर ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है सीधी रेखा में ही चलना है, सीधे रास्ते पे ही चलना है, इस वजह से मैं रास्ता सीधा बना रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बना रहा हूं। ठीक है, आगे मौका मिलेगा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाने के लिए। वैसे आप लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते खूब बनाते हो, है ना, लेकिन अभी नहीं। क्लियर? अब क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन में इतने इससे का डिस्टेंस टाइम ऐसे इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होता है स्पीड स्पीड स्पीड, मतलब वो इंफॉर्मेशन बदल देते हैं, वो स्पीड टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम तक इतनी स्पीड, इतने टाइम तक इतनी स्पीड, इतने टाइम तक इतनी स्पीड। तो आपको पता है इसका मतलब क्या नहीं गिवन है? डिस्टेंसेस नहीं गिवन है। तो कोई बात नहीं, क्या मैं यहां से x1 निकाल सकता हूं? x1 इज इक्वल टू v1 t1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? v2 t2, और x3 कितना हो जाएगा? v3 t3, ये हो जाएगा। तो अब बदल दो, तो v1 t1 प्लस ऑफ v2 t2 प्लस ऑफ v3 t3 शॉन अपॉन t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3। देखो इंफॉर्मेशन के तहत फॉर्मूला बदल गया। देखो फंडामेंटल फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 है, लेकिन आपको पता है इंफॉर्मेशन बदली तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बदल गया। ठीक है,
अगर इंफॉर्मेशन में ये टाइम ना दिया हो, कहा इतनी डिस्टेंस तक इतनी डिस्टेंस तक इतनी स्पीड से, इतनी डिस्टेंस तक इतनी स्पीड से, इतनी डिस्टेंस तक, तो आपको टाइम नहीं गिवन है, तो x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 एंड सो ऑन, तो था ही डिवाइडेड बाई टाइम की जगह लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले केवल यही है, ये वाले फॉर्मूले आपने यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। क्लियर? आप कहोगे क्या सर यही फॉर्मूले आपने एवरेज वेलोसिटी की भी निकालने लेने यूज करने? बिल्कुल करने हैं, यही फॉर्मूले आपने एवरेज वेलोसिटी के लिए करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपको पता है जब तक एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तब तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्या है? सेम है। लेकिन यही फॉर्मूले बदल जाते हैं जब ऑब्जेक्ट उल्टा चलने लग जाए, ऐसा सीधा जा रहा है और यहां से ऐसे पीछे लौटने लग गया, तो बस देखो टाइम तो कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे आगे गए थे वापस लौटने लग गए, अगर वापस लौटने लग गए तो आपको पता है एवरेज स्पीड जो है ना, वो तो हमेशा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आपको पता है एवरेज वेलोसिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x4 माइनस x5 माइनस x6, यानी अगर लौटने लग गए तो साइन नेगेटिव होने लग जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूले एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए सेम तब तक है जब तक आप एक सीधी रेखा में लगातार चल रहे हो, अदरवाइज ये फॉर्मूले बदल जाते हैं। वेलोसिटी स्पीड के लिए नहीं बदलते हैं, वेलोसिटी के लिए बदल जाते हैं। ठीक है? क्लियर? तो वो आपने यहां पे यूज करना, मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन में डाल के। ठीक है? डन? तो ये चलो नेक्स्ट। अरे भैया, ओ हो, किसके दर्शन हो गए? एक्सेलरेशन के। यानी अभी तक एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं करी जा रही थी। हाँ? अभी तक एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं की जा रही थी, अब एंट्री होती है एक्सेलरेशन की। इसका मतलब there is no requirement of या फिर ऐसा ना करके acceleration is not the cause of motion, not the cause of motion। जो एक्सेलरेशन है वो मोशन का कॉज नहीं है, मोशन का कारण नहीं है, बदलाव का कारण है ना? इट इज द कॉज टू चेंज द मोशन, यानी मोशन में कोई बदलाव करने हैं। क्या बेटा मैंने बोला? मोशन में अगर कोई बदलाव करने हैं, तेज दौड़ाना है, धीरे धीरे दौड़ाना है, रोकना है, चलाना है, तब किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है। एक्सेलरेशन आता कहां से है? अरे F इक्वल टू एम ए तो पढ़े होगे ना, तो A इक्वल टू क्या होता है बे? F बाय एम होता है। तो जहां पर फोर्स है वहीं पे एक्सेलरेशन है, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। यह भी बात आपको शायद समझ आ गई हो। अब एक्सेलरेशन होता है क्या बताता हूं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है अंग्रेजी वाले रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसे आप एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अब हिंदी में समझ लो, यानी कितनी वेलोसिटी, प्लीज यहां पे स्पीड वर्ड यूज मत करियो, है ना? आप कहोगे सर नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करता हूं। एक्चुअली एक्सेलरेशन वर्ड वेलोसिटी के लिए लिखा गया। कितनी वेलोसिटी कितने समय में बदल रही है, उसे आप एक्सेलरेशन कहते हैं। उस बात को आप एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप क्या कहने लग जाते हैं? उसको एक्सेलरेशन कहते लग जाते हैं। यूनिट क्या है?
मीटर पर सेकेंड क्लियर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट, ऐसा यूनिट। डन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया कहां से? उस पर फोर्स लगाया गया होगा। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड वेलोसिटी में कितने के चेंजेस आ रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड के। यानी अगर मान लेते एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4, देन 6, देन 8, देन 10, ऐसे लगातार वेलोसिटी में चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है। अगर चेंजेस पॉजिटिव है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज जो है वो पॉजिटिव है, तो उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी वेलोसिटी चेंज जो है वो पॉजिटिव है, तो उससे क्या कहने लग जाते हैं? एक्सेलरेशन। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नेगेटिव है, तो उसे आप डी या फिर रिटार्डेशन कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? रिटार्डेशन। अब नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी कब होगा? नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी कब होगा? बताओ जल्दी बोलो। जब फोर्स अपोजिट टू द, यानी एक्सेलरेशन अपोजिट टू द, यानी व्हेन द एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। क्या? जब एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी तो पॉजिटिव चेंज। व्हेन एंटी एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो वो नेगेटिव चेंज देखने को मिल जाता है। क्लियर? ये एक्सेलरेशन है। ठीक है। ज्यादा समय व्यतीत यहां पे नहीं करेंगे। आप प्लीज इतनी सी बात समझिए, एक्सेलरेशन कहां से आया, एक्सेलरेशन कैसे कॉज बनता है। ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो या तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा, क्योंकि हमें चलाना सीधे रास्ते पे है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मुझे सीधे रास्ते पे चलाना है तो 100% मुझे या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और यहीं से शब्दों का जो छोटा मोटा ज्ञान था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इंत्री होती है किसकी? इंत्री होती है कि अगर कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो, जब तक एक्सेलरेशन नहीं है, क्या बोला मैंने? जब तक एक्सेलरेशन नहीं है तब तक आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? बताओ। या तो आपसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, या तो सिंपल आपसे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, या तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, या तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, या तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, सीधे रास्ते पे, है ना? क्लियर? लेकिन जब एक्सेलरेशन आता है तब विवेक मर जाता है। क्या बातें कर रहा हूं मैं, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा हूं मैं, है ना? जब एक्सेलरेशन आता है, अब बच्चा क्या होता है, सर हमने तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा है, हमने तो सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़ा है, अब वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, वही मैं हर जगह चलाऊंगा। अरे नहीं चलाएंगे ना यार, यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at एप्लीकेबल है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर एप्लीकेबल है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड sn इज इक्वल टू u प्लस ऑफ a बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। यानी आपके पास ये 4 इक्वेशन है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। यानी अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं लगाओगे यार, यानी एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है। क्या है बेटा? प्रॉब्लम सॉल्व करने का एकमात्र तरीका इस इक्वेशन ऑफ मोशन। वे तो इसके डेरिवेशन भी है, लेकिन हम नहीं बताएंगे, है ना?
सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हो, जेई प्रिपेयर कर रहे हो, नीट प्रिपेयर कर रहे हो, सर डेरिवेशन भी सिखा दो। अरे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तो थोड़े बहुत खुद कर लिया करो ना यार। हाँ, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो एक्सेलरेशन जब इन होता है तो विवेक मर जाता है। तो मैंने बोला कि v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये एप्लीकेबल तभी है जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आपको ये देख के पता करना है कि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, अब वहां पे बहुत अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है दैट इज प्लस माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कई जगह दैट इज प्लस माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मैंने जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला, हाँ अरे बोलो ना यार, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला, याद करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आई स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ 2 सॉरी यू प्लस ऑफ ए बाई 2 2n माइनस 1। तुरंत, ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे। अब इन इक्वेशन का यूज कैसे करना यह तुमको पता होना चाहिए यार। क्लियर? वो तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखो और समझो कि वहां पे क्या होने वाला है। ठीक है? तो मैंने बोला ना कि पहले प्रकार के क्वेश्चन जहां पे एक्सेलरेशन नहीं था, और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जहां पे एक्सेलरेशन है। ना तीसरा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड यहां पे और लिखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है? मतलब अब मैं एक इंटरवल की बातें नहीं करूंगा। अभी तक मैं कहता था कि इतने समय बाद क्या होगा, इतने समय बाद वेलोसिटी क्या होगी, इतने समय बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इतनी दूर जब वो गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, है ना? अब मैं बोलूंगा अब वेलोसिटी कितनी है, अब भी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिट t टेंडेड टू 0 dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला है। v इंस्टेंट, a इंस्टेंट की बात करें तो दैट इज लिमिट t टेंडेड टू 0 dv बाय dt, है ना? आप बहुत छोटे इंटरवल की बात करें, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है? A small change in velocity, a small change in velocity in a small interval of time, in a small interval of time। यहां पे हम लार्ज इंटरवल की बात नहीं कर रहे, इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? यानी एक मोशन के रेंज में जाके ना स्टडी करके कि इतने समय के बाद क्या हुआ होगा, इतने समय बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतने समय बाद उसकी का एक्सेलरेशन कितना है, उतने समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये सब बातें ना करके एट एन इंस्टेंट की बात ही करिए, वहां पे वेलोसिटी कितनी है। ठीक है? तो यहां पे यूज होने लग जाता है कैलकुलस। क्या यूज होने लग जाता है? कैलकुलस, है ना? प्रश्न जो है वो आपको समझा देंगे, प्रश्न जो है वो आपको अभी समझा देंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है? यहां पे जब कभी डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, तो आप डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है? ये फॉर्मेट। और अगर एक्सेलरेशन गिवन हो, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो,
डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो आप इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर? करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 5t² प्लस 3t प्लस 5 है। 5t² प्लस 3t प्लस 5 है। तो आप देख पा रहे हो, नोटिस करो ध्यान से कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बदल रही है, टाइम के साथ। और ये रिलेशन जो है वो क्वाड्रेटिक रिलेशन है। ठीक है, मैंने पूछा कि आपको पता है इसका मतलब अगर मिली सेकेंड की बात करें या माइक्रो सेकेंड की बात करें तो हर सेकेंड वेलोसिटी में लगातार बदलाव आ रहे होंगे। और एक्सेलरेशन की बात की जाए यहां पे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt। तो d बाई dt ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब रेट फाइंड आउट करने, दैट इज 5t² प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 5। तो 5t² मतलब 10t प्लस ऑफ 3, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर? तो आपको पता है कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि यार जब कभी भी कोई भी रिलेशन इंस्टेंटेनियस यानी फंक्शन बन के आएगा, क्या आएगा? फंक्शन बन के, रिलेशनल फंक्शन बन के आएगा, उस केस में आपको पता है, आपने देखा एक्सेलरेशन। अब मैंने पूछूं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, तो a इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 3, द आंसर इज 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है ये 1 सेकेंड का मतलब क्या है? एट 1 सेकेंड। प्लीज, क्या बोला मैंने? एट 1 सेकेंड की मैं बातें कर रहा हूं, मैं एट 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं, इन 1 सेकेंड की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे एक्सेलरेशन 0 से 1 सेकेंड तक 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं था। 0 से 1 सेकेंड में कितनी बार बदला होगा? अगर मैं पूछूं 0.1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना था, उसकी वैल्यू अलग है, 0.2 पे अलग, 0.3 पे अलग, इसका मतलब एक्सेलरेशन लगातार बदल रहा होगा। तो आपको पता है जब भी आप इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट करने जाते हैं, आपको सर केवल आपको पता है टाइम का फंक्शन बन के आएगा, है ना? तो वो आपको बदलना भी आना चाहिए। जैसे आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू आपके पास क्या है? dx अपॉन dt। ऊपर नीचे dv या dv अपॉन dv का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, है ना? तो ये आपके पास क्या है? dv अपॉन dt a dx अपॉन dv। ये आपको बदलना भी आना चाहिए। कई बार आपको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है जिसको फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करोगे। ये तब एप्लीकेबल है जब आप इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन करने जा रहे हो, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन करने जा रहे हो। ठीक है, डन? क्लियर है? ठीक है। सो एक बेसिक सी एनालिसिस जिसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलने लग जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मुझे अब नेक्स्ट जो पैटर्न आपको डिस्कस करना है वो ग्राफिकल एनालिसिस है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस। और मैंने बोला था कि हम हमेशा 2 लेक्चर में इसको लेके जाएंगे, 2 लेक्चर। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ग्राफिकल एनालिसिस और इंस्टेंटेनियस, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी जहां पे इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन आपको देने होते हैं, वो कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये आया, मुझे नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ये क्वेश्चन आया, लिखा ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। इसका मतलब क्वेश्चन में तुरंत देखने को मिला एक्सेलरेशन की पहली बात कोई बातें नहीं हो रही हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, नीट तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिला है, या व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब 2 इंटरवल डिफाइंड है, आधा डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज स्पीड v एंड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई 2v and the remaining distance with speed 2v एवरेज। ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं तो ये भी x मान लेना पड़ी, हाफ हाफ। ठीक है, ये मैंने x माना है, आपको टाइम गिवन नहीं है। तो इस हिस्से में लगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस हिस्से का टाइम t2 दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप सॉल्व करोगे। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस ऑफ x। टाइम टोटल कितना है? x अपॉन v प्लस x अपॉन 2v। ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा? 2v आ जाएगा। तो 2x प्लस ऑफ x,
2v उधर चला, ऊपर चला गया, तो 2v इंटू 2x अपॉन 3x, तो x से x कैंसिल, यानी 4v/3, 4v/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे मुझे कोई फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला या फिर एक्सेलेरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब क्यों यूज नहीं करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। अब वो ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो इतने एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा था, या फिर अगला पोर्शन इतने एक्सेलेरेशन से। तो सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैंने बोला ना कि हर पोर्शन से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, यानी जब एक्सेलेरेशन नहीं है तब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो, अब नीट 2019, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by the relation. अरे भाई बिल्कुल सेम रिलेशन क्वेश्चन हो गया कि वो x डिस्टेंस कितनी स्पीड से गया, v1 डिस्टेंस है, v1 स्पीड से, नेक्स्ट x v2 स्पीड से गया। टाइम इंटरवल का टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम t2 कितना आ जाएगा, x अपॉन v2। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके दो। एवरेज वेलोसिटी, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस ऑफ x अपॉन टोटल टाइम, x अपॉन v1 प्लस ऑफ x अपॉन v2। हाँ या ना बोलो, ऊपर कितना आ जाएगा 2x, यहां पे नीचे एलसीएम कितना आएगा v1 v2, तो दैट इज v2 ऑफ x प्लस v1 ऑफ x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2v1 v2 ऑफ x अपॉन x v1 प्लस ऑफ v2, x x कैंसिल, यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस ऑफ v2। दिस इज द एवरेज। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी v, तो v की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी, यानी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस ऑफ v2। इस क्योंकि फॉर्म सॉल्यूशन कुछ स्टेप से, इसको आप 1 अपॉन v इज इक्वल टू v1 प्लस ऑफ v2 अपॉन 2v1 v2 भी लिख सकते हो, यानी v1 अपॉन 2v1 v2 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2, v2 से v2, v1 से v1 कैंसिल, यानी 1 अपॉन v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2v2 प्लस 1 अपॉन 2v1। 2 आप इधर लेके आओ एलसीएम से, तो 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज अ राइट आंसर। क्लियर? तो b इज अ राइट आंसर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन या फिर इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम होगा। समय 1 मिनट से ज्यादा का नहीं लगना चाहिए, है ना, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। वहां पे आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये वाला सेम क्वेश्चन। क्लियर? तो ये बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं अभी के लिए आपको होमवर्क देता हूं, अभी के लिए होमवर्क देता हूं। जो भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं वो मैं एक बार स्क्रीन शॉट ले लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके अलावा मैं वैसे आपसे डिस्कशन तो करने वाला हूं ही। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और ये सारा एनसीईआरटी का एनालिसिस है। जो भी पीएमटी प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सोचो कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है। तो अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बार बार करते हो या फिर कोई एक असाइनमेंट, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को फॉलो करते हो, तो आप देखो कि आपके सारी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को मैं उस पर्टिकुलर थ्योरी के बाद ही एनालिसिस में लूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं कल। 4th डे तैयारी मोशन की ही है। मैंने बोला था कि हर चैप्टर को लेकर लगभग 2 दिन व्यतीत करेंगे। आज का दिन मैं इस एनालिसिस पे कंप्लीट कर चुका हूं। कल यही लेक्चर, यही सारी थ्योरी, आपने देखा कि जो थ्योरी आपको देखने को मिली है, इसी थ्योरी को आगे मैं फर्दर और कंक्लूड करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन
क्वेश्चन की ही बातें हो रही होंगी। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहो और हर दिन अपने लिए इतनी मेहनत करो कि जो भी आपके सपने हैं वो सपने आप पूरे कर पाओ। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।